नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बांग्लादेश में करंट जो सिचुएशन चल रही है, मतलब यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट क्राइसिस अभी चल रहा है 2024 से 25 के दौरान का टाइम पीरियड का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। प्रॉमिस क्या किए गए हैं और रियलिटी में जनता को क्या देखने के लिए मिला है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे। आज का बांग्लादेश बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है उस रास्ते से जो जनता से वादा किया गया था जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त 2024 को इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने जनता को लोकतंत्र, शांति और सुधारों का सपना दिखाया था, लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीज़ें मिथ्स, मतलब गलत धारणाएं टूटती दिखाई दे रही हैं। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है और परेशान करने वाली है। सेकंड नंबर में चर्चा करी जाती है शेख हसीना की सत्ता से विदाई किस प्रकार से हुई थी, ये आप सभी जानते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ में ये चीज़ चालू होती है। पहली बड़ी गलत फहमी, मतलब मिथ, ये था कि शेख हसीना की सरकार को छात्रों ने अपने आप गिराया है। इस स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स मूवमेंट जिसको बोला जाता है, मतलब छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक सुनियोजित घटना थी, योजना थी। मेटिकुलसली डिज़ाइंड रेजिम चेंज हुआ है ये, जिसे जमात ए इस्लामी ने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, अब ये जो पार्टी है जिसने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है कि भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जिसका नाम है जमात ए इस्लामी, इसी ने एग्जीक्यूट किया है। ये वही कट्टरपंथी पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश के बनने का विरोध किया था। 2024 में भी इसी पार्टी को पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से बाहरी समर्थन मिला। अब यही पार्टी यूनुस सरकार के पीछे की ताकत बन गई है और हर डिसीजन पर उसी का कंट्रोल है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड लेजिटिमेसी की चर्चा करी जाती है। दूसरी मिथ ये है कि यूनुस सरकार को वैध और संवैधानिक माना गया है, लेजिटिमेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। 8 अगस्त 2024 को जब उन्होंने शपथ लिया था तब उन्होंने संविधान की रक्षा की बात करी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट का कोई जिक्र नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को केयरटेकर गवर्नमेंट की प्रणाली को बहाल किया, लेकिन यूनिस सरकार नॉन पार्टी और न्यूट्रल नहीं है, जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट की लिए शर्तों में ज़रूरी होता है। मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट वो रहेगी जो विपक्ष की भी बात सुनेगी और सरकार की भी बात सुनेगी। इस सरकार में तो कट्टरपंथी संगठन जैसे कि हिजब उत तहरीर, इस्लामी आंदोलन एंड हिफाजत ए इस्लाम के लोग एडवाइज़र बन गए। यहाँ तक कि एक एडवाइज़र ने ट्वीट भी क्यों बोला है, जो कि अभी डिलीट हो चुका। उसने बोला था कि बांग्लादेश में शरिया कानून बेस्ड कैलिफेट बनाना चाहता है, खिलाफत शासन, और इसके लिए सिविल वार तक की बात बोल डाली। इस तरह की इस्लामिस्ट आइडियोलॉजिकल थिंकिंग के चलते ये सरकार जनता से पूरी तरह कट चुकी है। बात करते हैं चुनाव की जगह सुधार, लेकिन असल मकसद क्या है। तीसरे नंबर का मिथ ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ एक काम के लिए बनाई जाती है, जैसे फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए, वो भी 90 दिन के लिए रहता है। लेकिन यूनिस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके अपोजिट में उन्होंने सुधारों का लंबा प्रोग्राम चालू कर दिया, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। इनके लिए अलग अलग कमीशन बनाए। इन रिफॉर्म का असली मकसद है इलेक्शन को डिले करना, ताकि जमात ए इस्लामी को 5 से 10% ज़्यादा वोट मिलने का रास्ता क्लियर हो सके। आर्मी और दूसरी बड़ी पार्टीज़ जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही हैं और दिसंबर 2025 तक इलेक्शन की मांग कर रही हैं। जल्द ही इलेक्शन डेट अनाउंस हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन तेज़ी से क्रिटिकल हो रही है। अब इस पार्टी के नेतृत्व में जमात ए के नेतृत्व में इंटरिम सरकार, इस सरकार ने जनता पर भयंकर हिंसा चालू कर दी है।
और इसके जो प्राइम टारगेट रहे हैं वो है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। साथ ही साथ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जैसे सूफी और अहमदिया भी टारगेट पर है। अवामी लीग के लीडर और सपोर्टर पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो पार्टी है सरकार नहीं चला रही है, ये कहना चाहिए कुल मिलाकर के यहाँ पर शासन कर रही है। 1971 के लिबरेशन वार से जुड़े हर सिंबल, स्टैच्यू, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि राजनीतिक हत्याएं और अपराधियों को माफ़ी। पिछले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि हिंसा लगातार जारी है। अवामी लीग के लोग या तो जेल जा रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। मई 2025 में अवामी लीग की सारी एक्टिविटी पर बैन लगा दिया गया है। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर हमला करवाया जुलाई से अगस्त। लेकिन सरकार ये भूल गई थी कि उन्हीं महीनों में 400 पुलिस स्टेशन को मॉब्स ने जला दिया था। हजारों पुलिसमैन की हत्या हुई थी। एंटरिम गवर्नमेंट ने खुद को और उन सभी छात्रों और लोगों को माफ़ी दे दी है जिन्होंने इस हिंसा में भाग लिया था। इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है देश के अंदर और बाहर। एक बात और है, यदि इस प्रकार से आप जनता को बढ़ावा देते हैं तो कल शेख हसीना की सरकार पलटी है, आज इस सरकार का भी तख्ता पलट हो जाएगा। नेशनल सिटीजन पार्टी एक नई लेकिन उतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। अब एक नई पार्टी सामने आई है जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसे लोग किंग्स पार्टी बोलते हैं क्योंकि ये सीधे यूनुस को सपोर्ट करती है। इस पार्टी में ज़्यादातर लोग पहले जमात के स्टूडेंट विंग से जुड़े थे। इस्लामी छात्र शिविर 16 जुलाई 2025 को एनसीपी ने शेख मुजीबुर रहमान के होम टाउन गोपालगंज में रैली किया और मुसलिम को अपवित्र करने की कोशिश किया। लोकल लोग जो अवामी लीग के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। आर्मी ने सिविलियन पर गोली चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए। अब यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ जेनोसाइड अटैक की शिकायत दर्ज हुई है। संस्थाओं पर हमला और मीडिया कंट्रोल भी हमको देखने को मिला है। देश की जो अहम संस्थाएं हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश बैंक और मीडिया, सबको मॉब्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अगस्त 2024 में चीफ जस्टिस और गवर्नर को मॉब ने घेर लिया और रिज़ाइन करवाया। मीडिया हाउस को ज़बरदस्ती टेक ओवर किया गया है। जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है। कुछ पर मर्डर के आरोप हैं। कई सारे पत्रकार की रोजी रोटी छिन गई है और गरीब हो गए। अब सरकार अपनी मनचाही नैरेटिव को ग्लोबल मीडियम फैलाने के लिए मीडिया का यूज़ कर रही है। इसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स और भारत की संयम नीति की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बुरी तरह टूट चुकी है। ग्रोथ रेट अब 6% से घट करके बहुत कम हो गई है। फैक्ट्री बंद हो चुकी हैं, नौकरी नहीं है, महंगाई आसमान पर है, हाइपर इन्फ्लेशन। जुलाई 2025 में बांग्लादेश बैंक ने अलर्ट किया कि हालात बहुत ख़राब है। इन्फ्लेशन, इलेक्शन, अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही है। फॉरेन पॉलिसी भी गलत दिशा में जा रही है। जेल ओपनली बांग्लादेश को पाकिस्तान का क्लाइंट स्टेट बना रहा है। मतलब ये जो पार्टी है ना, ओपनली बांग्लादेश को पाकिस्तान का क्लाइंट स्टेट बनाते जा रहा है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाना, शेख हसीना को फासिस्ट डिक्टेटर बोलना, ये सारी बातें आम हैं। लेकिन अब जनता खुद कह रही है कि पहले के दिन ज़्यादा अच्छे थे। खास करके इंडिया से जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिलता था वो आज मिस हो गया है। भारत अभी भी थोड़ा सा कहना चाहिए संयम रख रहा है। अगस्त 2024 में भारत ने यूनुस से रिश्ते बनाए रखने की बात कही। अप्रैल 2025 में मोदी ने क्लियर बोल दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश चाहता है। लेकिन आज के टाइम में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक नया गठबंधन बन रहा है। लेकिन इंडिया अभी भी उम्मीद करता है कि फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन होंगे और जनता की इच्छा का सम्मान करने वाली सरकार फिर से स्थापित हो जाएगी। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पार्टिकुलरली इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की दिशा में किस प्रकार से भारत रिसाइकिल एनर्जी की तरफ, रिसाइकिल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकता है। भारत में डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है।
इसका एक बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का तेजी से अपनाया जाना। 2023 में भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी की मांग कितनी थी? 4 गीगावाट थी, जो 2035 तक लगभग 139 गीगावाट तक पहुंच सकती है। मतलब बहुत बड़ा जंप होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी लिथियम बैटरीज की डिमांड बढ़ रही है, कि जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज़ होना, जो भारत के नेट जीरो 2070 टारगेट में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बैटरियों को सही तरीके से रिसाइकिल या फिर डिस्पोज नहीं करेंगे तो इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, जैसे कि जहरीले केमिकल का सॉइल और वाटर में लीकेज होना। 2022 में भारत में 1.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्टेज जनरेट हुआ है, जिसमें से 7 लाख टन सिर्फ लिथियम बैटरी से आया है। इसी खतरे को पहचानते हुए सरकार ने लाया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ताकि बैटरियों को सस्टेनेबल तरीके से हम रिसाइकिल कर सकें। लेकिन ये चीज़ भी तब संभव होगी जबकि बैटरी सही व्यक्ति तक पहुँचे। छोटे मोटे कबाड़ियों तक यदि आप पहुँचा देंगे तो वो लोग तोड़ फोड़ करके अपना काम की चीज़ निकाल करके उस चीज़ को बेच देते हैं, बाकी हिस्से को फिर से कचरे कूड़े में डाल दिया जाता है। इससे सस्टेनेबल तरीके से हम बैटरी को मैनेज नहीं कर सकते। अब बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल का मेन हिस्सा है EPR, मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें भी सरकार ने जो जिम्मेदारी है सीधे सीधे अपने आप से तो पल्ला झाड़ दिया, सीधे कंपनी के ऊपर डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी बैटरी बनाने वाली है, प्रोड्यूसर है, उसी को हमने जिम्मेदारी दिए हैं कि वो खुद यूज्ड बैटरीज को कलेक्ट करेगी और रिसाइकिल करवाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी चेंज करवाया हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। तो सरकार का ये जो स्ट्रेटजी है ना, यहाँ पर फेल हो जाता है। ये कंपनी सीधे रिसाइकलिंग नहीं करती हैं, इसके लिए वो रिसाइकलर पर डिपेंड रहती हैं। रिसाइकलर इन कंपनीज़ के लिए काम करते हैं और बदले में इनको EPR सर्टिफिकेट देते हैं, ये साबित करने के लिए कि प्रोड्यूसर ने अपनी रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। कुल मिलाकर के कागज़ में सर्टिफिकेट मिल जाता है और उनका काम हो जाता है। लेकिन ये चीज़ तभी संभव है जब रिसाइकलर को एक मिनिमम कीमत मिले, EPR फ्लोर प्राइस मिले, ताकि वे अपने खर्चे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर, रिसाइकलिंग टैग को पूरा कर सकें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है दोस्तों यहाँ पर कि जो EPR फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो बहुत कम है। जैसे मैंने एक कंपनी खोला हूँ और मैं रिसाइकलिंग का काम करता हूँ, लेकिन मुझे वो जो कंपनी है बैटरी बनाने वाली मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं दे रही है। लिथियम बैटरी को सही तरीके से डिस्पोज और रिसाइकिल करने में खर्चा काफ़ी आ जाता है, जैसे कि हाईटेक प्रोसेसिंग होती है, सेफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए एंड ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर रिसाइकलर्स को उनके काम की सही कीमत नहीं मिलेगी ना तो वे इस क्षेत्र से हट जाएंगे। इससे नॉन ऑफिशियल, इनफॉर्मल और फ्रूटलैंड रिसाइकलर की संख्या बढ़ेगी, जो या तो झूठे सर्टिफिकेट देंगे या फिर वेस्ट को गलत तरीके से फेंक देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में भी हुआ है, जहां पर जाली रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। अगर ऐसी गड़बड़ी नहीं रोकोगे तो ये भारत के सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब पुनर्चक्रण आधारित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा सही तरीके से बैटरियां रिसाइकिल नहीं होने से भारत को रेयर मिनरल जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल इंपोर्ट करने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगी, जिससे 2030 तक $1 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। अब मामला तब और बिगड़ जाता है जब बड़ी बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और मैन्युफैक्चरर खुद ही इन नियमों का पालन करने से बचती हैं। ये कंपनियां डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग नियम बना रही हैं और अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे भारत में एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाती हैं। इससे भारत जैसे देश में सही और सस्टेनेबल बैटरी रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं बन पाता है। अब ये एक मिथ है कि अगर EPR फ्लोर प्राइस बढ़ाओगे तो इसका बोझ कंज्यूमर मतलब आम लोगों पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबल मेटल प्राइस पिछले 2 सालों में गिर गए हैं, लेकिन कंपनियों ने इसका कोई फ़ायदा ग्राहकों को नहीं दिया है।
इसलिए ये माना जा रहा है कि कंपनीज खुद थोड़े ज़्यादा रिसाइकलिंग खर्च को एब्जॉर्ब कर सकती हैं बिना प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए। अगर फेयर ईपीआर प्राइस रखोगे तो इससे इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट और ग्राहक तीनों को फ़ायदा होगा और साथ में सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वो एक ऐसा ईपीआर फ्लोर प्राइस तय करे जो वैश्विक स्तर पर भी मान्य हो और निष्पक्ष हो, ताकि हमारे देश में भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अच्छी डेवलप होगी। यूके में प्रोड्यूसर को लगभग 600 रुपया पर केजी के हिसाब से पैक करना पड़ता है, जबकि भारत में जो प्राइस प्रपोजल रखा गया है वो इसका 1/4 भी नहीं है, और ये अंतर परचेजिंग पावर पैरिटी को एडजस्ट करने के बाद भी बहुत बड़ा है। इसलिए तो बोला जाता है कि इंडिया को एक ऐसा रेट रखना चाहिए जो पूरा रिसाइकलिंग कॉस्ट को कवर करेगा, कलेक्शन से लेकर के मटेरियल रिकवरी तक। इसके अलावा ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है, खुद भी रिसाइकलर की ऑडिटिंग करें और उनको जिम्मेदार ठहराएं। इसके बाद बात करी जाती है इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल रिसाइकलर एंड स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट। भारत में इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ईपीआर सर्टिफिकेट की इशू और ट्रैकिंग को डिजिटाइज करें, ऑडिटिंग सिस्टम को मजबूत बनाएं। इसके अलावा गलत काम करने वालों पर सख्त कानून लागू करें। साथ ही जो इनफॉर्मल रिसाइकलर हैं उन्हें फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए ट्रेनिंग और सरकारी सपोर्ट ज़रूरी है। इससे जो खतरनाक मेटल हैं और जो वो हैंडल करते हैं, इससे उनको हम सेव कर सकते हैं और भारत की रिसाइकलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं होता है, बल्कि एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक मुद्दा भी होता है। अगर भारत अभी एक्शन लेगा, ईपीआर, प्राइस रिफॉर्म्स, इन्फोर्समेंट सुधार और इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन, तो ये बैटरी वेस्टेज संकट एक ग्रीन ग्रोथ के मौके में बदल सकता है। इसके बाद न्यूज़ वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम जाएंगे दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया है जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया रसिया से सस्ते रेट पर ऑयल ख़रीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। इसलिए 25% जो टैरिफ में लगाया था अभी कि आप रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उसको मैं और भी ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जब ट्रंप ने इंडिया से होने वाले इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाने की बात करी थी, उसके बाद फिर से उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है, इंडिया का रसिया से ऑयल लेना और उस पर प्रॉफिट कमाना। उन्होंने कहा है कि वो इंडिया से जो टैरिफ चार्ज होता है उसको और भी सस्टेनेबली, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का विचार कर रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि जो टैरिफ लगता है वो इंडिया नहीं बल्कि यूएस के जो इंपोर्टर हैं, मतलब जो यूएस में इंडियन माल ख़रीदते हैं, उनको देना पड़ता है। तो असली फाइनेंशियल बर्डन यूएस के बिजनेसेस पर पड़ता है, ना कि इंडियन एक्सपोर्ट पर डायरेक्टली। भारत की सरकार ने ट्रंप के बयान और यूरोपियन देशों के क्रिटिसिज्म का स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। उनका कहना था कि सिर्फ इंडिया को निशाना बनाना अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल है। रसिया से ट्रेड करने वाले और भी देश हैं, पर टारगेट सिर्फ इंडिया को किया जा रहा है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि जब वार शुरू हुआ था तब यूएस ने खुद इंडिया को रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इनकरेज किया था, और अभी भी यूएस और ईयू दोनों रसिया के साथ काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडिया के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इंडिया सिर्फ रसिया से ऑयल खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि उस ऑयल को ओपन ग्लोबल मार्केट में बेचकर काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया यूक्रेन वार से होने वाली डेथ का कंसर्न नहीं ले रहा है। MEA ने याद दिलाया है कि जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तो यूएस ने खुद इंडिया को एक्टिवली प्रमोट किया था कि वो रसिया से ऑयल ले, ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल रहे। इंडिया का कहना है कि यूक्रेन वार के बाद जब ट्रेडिशनल ऑयल सप्लाईज यूरोप शिफ्ट हो गई थी, तब इंडिया ने रसिया से लेना स्टार्ट किया।
इंडिया ने ये काम किसी पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी नीड पूरा करने के लिए किया था। यूएस ने भी तब सपोर्ट किया था। इंडिया ने ये इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि देश के कंज्यूमर को सस्ती और प्रिडिक्टेबल एनर्जी सप्लाई मिल सके। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेशनल कंपल्सन थी, मतलब ज़रूरत थी। इसके बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि 2024 में यूरोप का रसिया के साथ 67 लगभग यूरो बिलियन का गुड्स ट्रेड हुआ और सर्विसेज ट्रेड लगभग 17 बिलियन यूरो था। ये नंबर दिखाते हैं कि यूरोप खुद काफ़ी ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म सिर्फ इंडिया का हो रहा है, यूरोप का नहीं हो रहा। 31 जुलाई को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें इंडिया से आने वाले इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की परमिशन दी गई थी। ये अब ऑफिशियल बन चुका है। इसके एक दिन पहले ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के टैरिफ बहुत हाई हैं और इंडिया ऐसे नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर जैसे कि लाइसेंसिंग अप्रूवल रूल यूज़ करता है जो यूएस कंपनीज़ के लिए एंट्री डिफ़िकल्ट बनाता है। ट्रंप को ये भी पसंद नहीं है कि इंडिया रसिया से मिलिट्री इक्विपमेंट और एनर्जी प्रोजेक्ट परचेज करे। ये उनके लिए एक पॉलिटिकल कंसर्न है। फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को बताया है कि गवर्नमेंट ट्रंप की टैरिफ अनाउंसमेंट का डिटेल एनालिसिस कर रही है। जो भी स्टेप नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए होंगे वो लिए जाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि यूरोप का ट्रेड रसिया के साथ इंडिया के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। इंडिया का ट्रेड तो उस लेवल पर काफ़ी कम है। यूरोप सिर्फ ऑयल या गैस नहीं बल्कि फर्टिलाइज़र, केमिकल, स्टील और माइनिंग प्रोडक्ट भी रसिया से इंपोर्ट करता है, तो उनका ट्रेड डाइवर्सिफाइड और हाई लेवल पर है। यूएस भी रसिया से न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कि यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलोडियम और फर्टिलाइज इंपोर्ट करता है, मतलब वो भी रसिया से बिजनेस बनाए रखता है। इंडिया ने कंक्लूड किया है कि जब यूएस और यूरोप खुद रसिया से ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया को टारगेट करना नाइंसाफ़ी है। ये 25% टैरिफ इंडिया को डिसएडवांटेज में डाल देगा क्योंकि वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे देश पर ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। ये लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। अगली वाली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक शिबू सोरेन की डेथ पर बेस्ड है। इनका निधन हुआ है सोमवार को दिल्ली में। उनकी उम्र 81 साल थी और वे झारखंड राज्य आंदोलन के काफ़ी बड़े फिगर माने जाते हैं। शिबू सोरेन जी को किडनी से जुड़ी समस्या थी, इसलिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 1 महीने से ज़्यादा तक वहां पर रखा गया। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर पोस्ट करके उनके निधन की सूचना दी है। अब बात करते हैं कि हेमंत सोरेन जब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले तो भावुक होकर रो पड़े। कार्यकर्ता शिबू सोरेन अमर रहें जैसे नारे लगा रहे थे। शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य में स्थापना में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। वे झारखंड और आदिवासियों के लिए एक प्रकार से छांव जैसे थे। आज वो छांव हमें छोड़ गई है, हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। लाइफ स्टाइल की बात करें तो शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव में हुआ था, जो पड़ता तत्कालीन बिहार और अब झारखंड। इसके अलावा JMM के को फाउंडर माने जाते हैं, किसके साथ में, AK रॉय के साथ में एंड विनोद बिहारी महतो के साथ में 1973 में। इसके बाद आप देखेंगे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जल्दी ही स्वतंत्र आदिवासी राज्य की मांग के लिए एक मुख्य राजनीतिक आवाज़ बनी। इसे छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र में बहुत भारी समर्थन मिला था। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कई बार दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। UPA सरकार में वे कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी बड़े जो नेता हैं गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे थे और श्रद्धांजलि अर्पित किया था।